तकनीक बढ़ने के साथ साथ किस तरह से बढ़ रहे हैं साइबर अपराध और कैसे बचा जा सकता है साइबर अपराधों से, क्या रखनी होती हैं सावधानियां और किस प्रकार से निपटा जा सकता है साइबर अपराधों से। नौजवान युवतियों को क्या रखनी चाहिए सावधानियां, पूरी चर्चा देखिए साइबर एक्टिविस्ट राज पगरिया के साथ सिर्फ एनटीवी टाइम पर। नमस्कार, एनटीवी टाइम चैनल में आपका स्वागत है। मैं पवन वैष्णव आज आपको मुलाकात कर पाता हूं एक साइबर एक्टिविस्ट से जिनका नाम है राज पगरिया, जो आज आधुनिक तकनीकें तो बढ़ रही है लेकिन उनके बढ़ने के साथ साथ तमाम तरीके के अपराध भी बढ़ रहे हैं, जिन तकनीकों के कारण आम व्यक्ति का जीवन सुगम तो बना है लेकिन उन्हीं तकनीकों के कारण कहीं न कहीं व्यक्ति के जीवन में परेशानियों का भी समावेश हुआ है। उन्हीं साइबर क्राइमों से कैसे निपटा जाता है, लोगों को कैसे सुविधाएं दी जा सकती है, कहां शिकायत करना होती है और उन तमाम विपदाओं से किस प्रकार से निपटा जाता है, उन तमाम सारी जानकारी या हमारे बीच साझा करेंगे राज जी। नमस्कार राज जी, आपका स्वागत है एनटीवी टाइम चैनल में। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि जो साइबर क्राइम है इसके प्रकरण बढ़ते ही जा रहे हैं, इसका कारण क्या है? जी बहुत बहुत धन्यवाद आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए। साइबर अपराध जो हैं उनके बढ़ने के पीछे कुछ मूल रूप से 2 या 3 कारण ही हैं। पहला कि हमें पता ही नहीं होता है कि कब हमारे साथ साइबर अपराध हो चुका है, और जब हमें पता नहीं होता है कि कौन सी चीज़ साइबर अपराध है कौन सी चीज़ नहीं है, तो दूसरा हम उसको रिपोर्ट भी नहीं करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे साइबर अपराध के केसेस हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, तो जो साइबर अपराधी हैं वो खुले रूप से बाहर घूमते हैं और उन्हें कभी नहीं पकड़ा जाता है। तीसरा, जागरूकता की कमी। जैसा मैंने बताया, हमें नहीं पता होता है इस कब साइबर अपराध हो रहा है कब नहीं हो रहा है, या कौन सी चीज़ें जिसके लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, कहाँ रिपोर्ट कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम सब लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमारी सुरक्षा है इस डिजिटल दुनिया में वो हमारे हाथों में है, तो हमें उसके लिए जागरूक होना, क्या सही है क्या गलत है ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम जागरूक नहीं होंगे तो इसी तरह से साइबर अपराध लगातार बढ़ते रहेंगे। आज जो साइबर अपराध बढ़ रहा है ये तकनीकों के बढ़ने के कारण हुआ है। लोग तकनीकों का तो उपयोग कर रहे हैं लेकिन उसके पीछे जो सावधानियां रखनी चाहिए वो नहीं रख पाते हैं। किस तरीके से इन दोनों परिस्थितियों में व्यक्ति सामंजस्य बनाकर इन परेशानियों से निपट सकता है? जब भी कोई नई तकनीक आती है या नई टेक्नोलॉजी आती है तो हम उसे यूज़ करते हैं, हम उसका उपयोग करना शुरू करते हैं, पर हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसमें अपने जो जानकारी है, अपनी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसकी सुरक्षा का ध्यान भी रखना होता है। आप फेसबुक चलाते हैं, फेसबुक पे एक ऑप्शन होता है प्राइवेसी सेटिंग्स। आप हर पोस्ट में प्राइवेसी सेटिंग्स करते हैं पर हम ध्यान नहीं रखते हैं। अगर मुझे कोई फ़ोटो शेयर करना है, मुझे अपनी फैमिली के साथ फ़ोटो शेयर करना है, तो बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि मैं उसको पब्लिकली दिखाऊँ। पब्लिक का मतलब क्या कि जो आपने वो फेसबुक पे फ़ोटो डाला वो कोई भी फेसबुक यूज़र देख सकता है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, इसके पास मेरे पास एक ऑप्शन था जिसको मैं कितने लोगों तक जाएगी वो कंट्रोल कर सकता हूँ, पर मैंने उसको पब्लिकली डाला और खुद ही अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली कि मैंने ये अपनी परिवार की जानकारी इतने सारे लोगों के साथ शेयर करी। तो ऐसे ही कोई भी टेक्नोलॉजी होती है तो उसमें कुछ 5 या 6 या 8 चीज़ें होंगी जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी इन्फॉर्मेशन को या अपनी जानकारी को किस तरह से बचा सकते हो या सुरक्षित रख सकते हो। तो इसीलिए आप पहले ये देखो कि अगर आपको कोई नई तकनीक का इस्तेमाल करना है तो क्या वो आपके लिए सही में ज़रूरी है, और अगर वो ज़रूरी है तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और जैसे ही आप उसका इस्तेमाल करें आप उन सारी चीज़ों का ध्यान रखें जिससे आप अपनी जानकारी और आप जो भी वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पर आप सुरक्षित रह सकें। इंटरनेट फ्रॉडिंग एक बड़ा तरीका बन चुका है। कुछ ही सेकंड में बैंक खातों से लाखों रुपये की राशि इधर से उधर हो जाती है। इसका क्या कारण मानते हैं, कैसे होता है ये सब? बहुत तरह के साइबर क्राइम होते हैं जो इंटरनेट के थ्रू होते हैं, और कुछ तरह के फ्रॉड्स होते हैं। जैसा पहला हमारा होता है कार्ड क्लोनिंग। कार्ड क्लोनिंग में क्या होता है कि एटीएम में एक स्कीमर लगाया जाता है और वो स्कीमर सारी जानकारी जैसे आप कार्ड स्वाइप करते हो कॉपी कर लेता है। फिर जो फ्रॉडस्टर्स होते हैं, जो धोखाधड़ी करने वाले लोग होते हैं, वो कहीं पर एक कैमरा भी लगा कर रखते हैं जिससे वो आपके हाथ का मूवमेंट भी ट्रैक कर लेते हैं। फिर वो इस सारी जानकारी को एक नकली कार्ड में कॉपी करते हैं और जिस तरह से आपके पास ओरिजिनल कार्ड होता है उसी का डुप्लीकेट कार्ड उनके पास होता है। अगर ऐसा कभी कुछ होता है कि आप यहाँ पर बैठे हैं, आपका कार्ड अपने पास है और आपका पैसा कहीं और से निकल गया, तो रिजर्व बैंक की गाइडलाइन है ये जो बोलती है कि ये बैंक की जिम्मेदारी है आपको पैसा देना। बस शर्त ये है कि आपको 3 दिन में जाकर रिपोर्ट करना है।
उसके बाद कुछ होता है जब लोग हमारा OTP शेयर कर देते हैं। आजकल जो बैंक OTP भेजती है तो OTP के मैसेज में लिखा हुआ होता है कि जो OTP है वो गोपनीय है, आप किसी के साथ साझा ना करें। पर फिर भी लोग किसी भी झांसे में आके कि उन्हें लॉटरी मिलने वाली है या उनका कुछ फ़ायदा होने वाला है या उनको कुछ ऑफ़र मिलने वाला है, अपना OTP शेयर कर देते हैं। फिर उसके बाद बहुत सारे ऐसे फ्रॉड्स होते हैं, जैसे कहीं किसी को जॉब नहीं मिल रही है तो वो किसी प्लेटफॉर्म पर अपनी जानकारी डालता है और उसके पास फ़ोन आता है कि आप इतनी फ़ीस का पेमेंट कर दो तो मैं उस कंपनी में नौकरी दिलवा दूंगा। फिर वो एक बार फीस मांगने के बाद फिर बोलते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फ़ीस दो, इंटरव्यू के लिए फ़ीस दो, और 10 कारणों से वो फीस आपसे मांग लेते हैं, जो कि आपको नहीं देना चाहिए। क्योंकि किसी भी कंपनी को अगर आपको नौकरी देना है तो सबसे पहला रूल ये है कि वो आपसे पैसा नहीं मांगेगी, एटलीस्ट नौकरी के लिए तो नहीं। फिर उसके बाद कुछ तरह के फ्रॉड्स होते हैं जो आजकल काफ़ी प्रचलन में है, जैसे OLX के होने वाले फ्रॉड्स। आपको ऑनलाइन कुछ भी बेचना है, आप डालोगे और आपको फेक खरीदने वाले लोगों के आएंगे कि हम आपको अभी एडवांस पेमेंट कर देते हैं, तो वो एडवांस पेमेंट के लिए आपको पेमेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं। अब यहाँ में एक पॉइंट है जो मैं आप सभी लोगों के ध्यान में लाना चाहूँगा, वो ये है कि जब आपको पेमेंट करना होता है तभी आपको अपना पिन डालना होता है। किसी से पेमेंट लेने के लिए आपको पिन नहीं डालना होता है। मान लीजिए अभी इंटरनेट नहीं है और आपको किसी बैंक खाते में जाके पैसा डालना है, तो आपको उस खाते का क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए होगा? खाते का नंबर और IFSC कोड और बैंक का नाम, बस। पर अगर आपको अपने खाते से पैसा निकालना है तो आपको अपनी साइन करना पड़ेगी चेकबुक पे या जो वहाँ पे स्लिप होती है उस पर। तो ये जो आपका साइन है ये आपके पिन के बराबर है। अगर आपको सामने वाले से पैसा मंगवाना है तो आपको साइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वैसे ही अगर आपको किसी एप्लीकेशन का यूज़ करके पैसा मंगवाना है तो आपको पिन नहीं डालना होता है, इस बात का ध्यान रखिए। तो ये जो भी लोग हैं जो OLX पे बोलते हैं कि हम आपको एडवांस दे देंगे, ये आपको पैसा नहीं भेजते, ये उल्टा आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं ताकि आप अपना पिन डालिए और आपके ही अकाउंट से पैसा कट जाए। तो इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए और ये पॉपुलर या बहुत कॉमन तरह के फ्रॉड्स है जो इंटरनेट के माध्यम से होते हैं। कई प्रतिष्ठित लोगों के, समाज सेवियों के, राजनीतिज्ञों के फोटो आपत्तिजनक रूप से सोशल साइटों पर इंक्लूड हो जाते हैं, वो किस तरीके से फ्रॉडिंग होती है उनके साथ? यहाँ पर कुछ 2 या 3 तरह के अपराध है जो हमने कॉमनली देखे हैं। पहला क्या होता है, जो लोग होते हैं या इवन मैं भी या आप भी, हम लोगों के अकाउंट्स के जो पासवर्ड होते हैं वो बहुत ही इजी होते हैं। जैसे किसी का पासवर्ड उसका मोबाइल नंबर होता है, किसी का पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 होता है, या उनकी वाइफ का नाम या हस्बैंड का नाम या बच्चों का नाम, इस तरह से होता है। तो मान लीजिए अगर मेरा पासवर्ड मेरा मोबाइल नंबर है तो मैंने 200 वर्कशॉप करी है, मैं 50,000 लोगों से मिला हूँ, मैंने 50,000 लोगों को अपना मोबाइल नंबर दिया है, तो मैंने अपना पासवर्ड एक तरह से 50,000 लोगों को बता दिया है। तो मुझे कभी भी ऐसा पासवर्ड नहीं रखना चाहिए जो मुझसे अलावा भी किसी को पता हो। तो ऐसी सारी जानकारी जो आपके अलावा दूसरे लोगों को पता है, आपको वो पासवर्ड नहीं रखना चाहिए। तो आपका जो पासवर्ड होना चाहिए वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए और किसी को नहीं पता होना चाहिए। जब आपके पासवर्ड इजी होते हैं, किसी के लिए भी आपका पासवर्ड गेस करना उतना इजी होता है। अगर मेरा पासवर्ड मेरा मोबाइल नंबर है, आप फेसबुक पे जाओगे, मेरा ईमेल एड्रेस डालोगे और मेरा नंबर है, आप फेसबुक पे जाओगे, मेरा ईमेल एड्रेस डालोगे और मेरा मोबाइल नंबर डालोगे, तो आपको मेरे अकाउंट का एक्सेस मिल जाएगा। अब आप मेरे अकाउंट से किसी को गलत मैसेज भेजो, कुछ अभद्र या अश्लील टिप्पणियाँ करो, ये सब आपके ऊपर है फिर। और इमेज किसकी खराब होगी? इमेज मेरी खराब होगी, मानहानि मेरी होगी। तो ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि जब हम जो लोग होते हैं जो पब्लिक, जिनकी मान लीजिए कि कोई नेता है या कोई समाज सेवी है, तो इनकी बहुत सारी जानकारी पब्लिक होती है, बहुत सारे फोटोज़ पब्लिक होते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फ़ोटो को एडिट करके कुछ और बनाना बहुत ईजी होता है। मेरे पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, मैंने फ़ोटो डाउनलोड किया, उसको एडिट कर दिया और डाल दिया। तो यहाँ पर जो लोग ये करते हैं उनको ये गलतफहमी होती है कि फेक ईमेल आईडी का यूज़ करके एक फेक फेसबुक अकाउंट बनाएंगे और वो किसी का भी फ़ोटो डालेंगे तो उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा। इस गलतफहमी में वो पिक्चर या फ़ोटो डाल देते हैं कि उन्हें पकड़ा नहीं जाएगा, जबकि ये बिल्कुल गलत है। आप भले फेक ईमेल आईडी का इस्तेमाल करें, फेक मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करें, अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म को यूज़ करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन डाल रहे हैं तो पुलिस उस प्लेटफॉर्म को नोटिस भेज के जानकारी बुलवा सकती है और उस जानकारी से आप तक पहुंच सकती है। तो ये बहुत कॉमन होता है कि किसी का फ़ोटो एडिट किया और कुछ और बनाकर डाल दिया। तो ऐसे केस में जो जिसका भी फ़ोटो एडिट किया वो बिल्कुल साइबर क्राइम सेल जाकर या साइबर सेल जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। जैसा कि आप बता रहे हैं कि पुलिस की नज़र होती है साइबर क्राइम करने वालों पर, अब सामान्यतः देखा ही जाता है कि पुलिस के कई अधिकारी जैसे SP हुए या उनसे संबंधित कलेक्टर तक या
डीएसपी वगैरह के पोस्ट पर जो रहते हैं उनके साथ भी कई तरीके की फ्रॉडिंग हो जाती है, हम सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। उनके भी कई फ़ोटो वायरल हो जाते हैं, उसके अलावा उनके खाते से भी पैसे निकल जाते हैं। तो पुलिस जो लोगों को जागरूक करने का काम करती है, वो खुद भी इस फ्रॉडिंग में किस तरीके से आ जाती है? यहाँ पर ये बात हम सब लोगों को जानना और मानना होगी कि जिस तरह से हम एक इंटरनेट के यूज़र हैं, वैसे ही अधिकारी, जो पुलिस अधिकारी हो गए या एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग होते हैं वो हो गए, वो भी एक यूज़र ही हैं, वो भी एक तरह के यूज़र ही हैं। तो जब आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो हो सकता है 4 खतरे आपको या 4 मुझे हैं, और वैसे ही 4 खतरे उनको भी होंगे। जितना जागरूक मुझे होना है उतना ही जागरूक उन्हें भी होना पड़ेगा। मान लीजिए मैं आपके साथ यहाँ बैठा हूँ, आज बात कर रहा हूँ, और एक बंदा है जिससे मेरी कुछ लड़ाई हो गई और उसके मन में कुछ दुश्मनी के भाव हुए और वो मेरा फेक अकाउंट बना देता है और मेरे फेसबुक पे जो फ्रेंड्स हैं उनको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है। तो मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मैंने उसमें कुछ नहीं किया, पर वो जो है उसने फेक अकाउंट बनाया, वो लोगों को रिक्वेस्ट भी भेज रहा है और उल्टे सीधे मैसेजेस भी कर रहा है और पोस्ट भी डाल रहा है। तो यहाँ पर मेरी तो कोई गलती नहीं थी, पर हाँ मैं ज़रूर ये कर सकता था कि मेरी फेसबुक पे जो फ्रेंड लिस्ट है उसको मैं छुपा सकता था। तो वैसे ही बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। तो आप भले ही अधिकारी हो या आम आदमी हो या कोई भी, अगर आप इंटरनेट चलाते हो तो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ किसी प्रकार का खतरा रहता है। वो खतरे को कम कितना करना है या कितना कम किया जा सकता है, ये बिल्कुल आपके हाथ में होता है। सोशल मीडिया का एक प्लेटफॉर्म है मैसेंजर, जिस पे आज सामान्य तौर पर बहुत ज़्यादा फ्रॉडिंग हो रही है। मैसेज में जाता है, अकाउंट नंबर जाता है, सामान्यतः दोस्तों को भेज दिया जाता है, कहते हैं पैसे की मदद चाहिए, हॉस्पिटल में हूँ। उसके बाद पुलिस में आवेदन दिया जाता है, लेकिन फिर भी अपराधी तक पुलिस नहीं पहुँच पाती है। कई केस हुआ ऐसे, लेकिन अभी तक किसी भी केस में पुलिस नहीं पहुँचती है। आवेदन लिया जाता है और संतुष्टि के लिए उसको रवाना कर दिया जाता है। कितना सही है पुलिस की यह रवैया? ये रवैया तो बिल्कुल भी सही नहीं है। और अगर आपने कोई ऐसा आवेदन किया है और आपको लोकल पुलिस स्टेशन से हेल्प नहीं मिल रही है, तो सबसे पहला तो आप अपने जिले के एसपी ऑफिस में जाकर भी आवेदन दे सकते हैं। और अगर आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश में हर एक जोन में साइबर सेल है। अगर आप धार जिले से हैं तो आप मानेंगे कि इंदौर आपका जोन लगता है और इंदौर में साइबर सेल है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका लोकल पुलिस स्टेशन जो है वो इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे हैं, उन्होंने कोई काम नहीं किया है, तो ना ही सिर्फ आप अपने ज़िले के एसपी ऑफिस में जा सकते हैं, आप इंदौर में जो जोनल साइबर सेल है वहाँ पर जाकर भी अपने कंप्लेंट दे सकते हैं। तो जो साइबर सेल इंदौर में, उनका काम ही है साइबर क्राइम्स को इन्वेस्टिगेट करना, तो वो बिल्कुल उस कंप्लेंट को लेंगे, दर्ज करेंगे और आगे इन्वेस्टिगेट करेंगे। अच्छा, जो आप साइबर एक्टिविस्ट हैं, किस तरीके से इस क्षेत्र में आपका आना हुआ? आप एक व्यापारिक परिवार से संबंध रखते हैं, आप चाहते तो व्यापार में भी अच्छी प्रतिष्ठा कमा सकते थे, इस माध्यम को क्यों चुना? क्या कारण रहा इसके पीछे? जब हम लोगों ने 2014-15 में काम करना शुरू किया था तो हम लोगों ने ये देखा था कि जो साइबर से जुड़ी हुई जागरूकता है या साइबर से रिलेटेड रिपोर्ट करने के तरीके क्राइम को, वो बिल्कुल भी नहीं है। तो तब हमने सोचा था कि चलिए कुछ हम ऐसा प्लेटफॉर्म बनाते हैं जिसके थ्रू लोगों तक पहुंचा जाए, लोगों को जो बेसिक जानकारियां है वो सिंपल और एकदम सीधे तरीके में बताई जाए। क्योंकि मैं यहाँ बैठ के अगर 200 पेज पे कोई 200 पेज की कोई किताब लिख दूंगा तो वो किताब एक आम आदमी नहीं पढ़ेगा। पर अगर मैं सीधे बोलूँ कि आपको ये 5 चीज़ों का ध्यान रखना है, आप ये करो और आप काफ़ी हद तक आपकी जानकारी की सुरक्षा कर सकते हो, तो हो सकता है वो वहाँ पर एक चेंज लाए। तो इसी तरह से हमने शुरू किया था। अब मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है, पहले मैंने बीटेक किया है, फिर मेरा एलएलबी है साइबर लॉ में, तो यही मेरा एकेडमिक बैकग्राउंड है और यही काम मैं और मेरी टीम पिछले 6 सालों से कर रहे हैं। और अभी तक हम कुछ 9000 केसेस में साइबर क्राइम विक्टिम्स की हेल्प कर पाए। तकनीकें बढ़ती जा रही है, आने वाले दिनों में और भी तकनीकें बढ़ेगी। सीधी सी बात है, तकनीकें बढ़ेगी तो अपराध भी बढ़ेंगे। आने वाले दिनों में जो युवा लोग हैं उनको क्या संदेश देंगे जिससे कि वो साइबर क्राइम से बच सके और ये जो धोखा है उससे कम हो सके? युवा हो या किसी भी उम्र के व्यक्ति हो, मेरा जो सबसे पहला सुझाव रहेगा वो यही रहेगा कि आपकी सुरक्षा सिर्फ आपके हाथ में। आपकी जो जानकारी है उसको मैं नहीं बचाने आऊँगा या पवन जी जो है वो बचाने नहीं आएंगे या कोई तीसरा बंदा बचाने नहीं आएगा। आपकी जानकारी की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी है। अगर आप 16, 17, 18 साल के हैं तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी कोई भी फ़ोटो शेयर ना करें जिसमें आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जो आप एक चौराहे पे खड़े होकर ना करेंगे। और ये बात बड़े लोगों के लिए भी अप्लाई होती है कि वीडियो कॉल पे या फ़ोन कॉल पे ऐसी कोई भी हरकतें या कोई भी ऐसी चीज़ें ना करें जो आप एक चौराहे पे खड़े होकर ना करेंगे। क्योंकि आपको नहीं पता कि सामने वाला आपका कब वो कॉल स्क्रीन रिकॉर्ड कर ले और आपको ब्लैकमेल करने लग जाए। तो इसलिए आपको अपने फ़ोटोज़ और इस तरह के वीडियोज़ या वीडियो कॉल में बहुत
ध्यान रखना चाहिए। आप मेरी माने तो जो काम आप चौराहे पे नहीं कर सकते वो काम आपको फोटोज और वीडियोस में भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो अभी आने वाले युवा हैं, जो अभी 15, 16, 13 साल के बच्चे हैं, इनसे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं तो आप ऑनलाइन गेम्स में कितनी इन्फॉर्मेशन अपनी शेयर करते हैं इस पर बिल्कुल ध्यान दें। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें जो 100 प्लेयर्स वाले गेम होते हैं जिसमें चैट हो सकती है, उसमें जो बच्चे होते हैं 5th, 6th, 7th, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं के बच्चे ये अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता देते हैं कि मैं इस स्कूल में पढ़ता हूँ, मेरे पापा का नाम ये है, मेरी मम्मी का नाम ये है। उन्हें क्या लगता है कि जो उनके साथ में टीम मेंबर्स है वो नॉर्मल एक बात कर रहे हैं, पर ये जो इन्फॉर्मेशन है कि मैं कहाँ पर रहता हूँ, कौन से स्कूल में जाता हूँ, मेरे पापा क्या करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल भी शेयर नहीं करी जानी चाहिए। तो जो आने वाली युवा पीढ़ी है मैं उनको यही बोलूँगा कि आप जो भी जानकारी शेयर करें थोड़ी सतर्कता से करें, क्योंकि आपको नहीं पता है कि सामने वाला बंदा उसको कैसे मिसयूज़ कर सकता है। वैसे ही आप अपने कुछ भी फोटोज़ डालें तो हमेशा देखें कि उसकी प्राइवेसी क्या है। ये थे हमारे साथ साइबर एक्टिविस्ट राज पगारिया, जो लोगों में जागरूकता लाने का प्रयास कर रहे हैं, जगह जगह कार्यशाला आयोजित कर रहे हैं और बढ़ते साइबर क्राइम को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन की आए दिन मदद भी करते हैं। देखते रहिए इसी प्रकार की खबरें NTV टाइम पर।